अटेंड। भारतीय राजनीति के इतिहास में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो बने बनाए रास्तों पर चलते हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। जंगलों को चीरते हुए, जेल की सलाखों को तोड़ते हुए और पुरानी व्यवस्था को चुनौती देते हुए साल 2024 में नगीना लोकसभा सीट एक तरफ देश के सबसे बड़े राजनीतिक गठबंधन थे, पैसा था, पावर थी और संसाधन थे। दूसरी तरफ था एक युवक जिसके पास ना कोई बड़ा सहारा था, ना कोई बड़ा फंड। उसके पास थी तो सिर्फ एक साइकिल, कुछ वफादार साथी और एक अटूट जुनून। जब नतीजे आए तो पूरा देश सन्न रह गया। 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से उसने सबको धूल चटा दी। वह शख्स जिसे कभी खतरनाक कहकर जेल में डाल दिया गया, जिस पर जानलेवा हमले हुए, आज वह संसद की दहलीज पर खड़ा होकर दहाड़ रहा है। लोग उसे चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं, कुछ उसे रावण के नाम से जानते हैं और करोड़ों युवा उसे अपना मसीहा मानते हैं। लेकिन यह मुकाम रातों रात नहीं मिला। इस कहानी के पीछे है सालों का अपमान, संघर्ष और एक शिक्षक के बेटे का वकील से क्रांतिकारी बनने का सफर। यह कहानी शुरू होती है 3 दिसंबर 1986 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के एक छोटे से गांव छुटमलपुर में। एक साधारण सा कमरा जहां गोवर्धन दास जी और कमलेश देवी के घर एक बालक का जन्म हुआ। पिता पेशे से एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल थे। घर में अनुशासन था और शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माना जाता था। बचपन से ही चंद्रशेखर ने देखा कि उनके पिता समाज में कितने सम्मानित थे, लेकिन गांव की गलियों में जाति का जहर अभी भी घुला हुआ था। चंद्रशेखर का बचपन आवाज़ों में नहीं बल्कि सवालों में बीता। वे अक्सर सोचते थे कि क्यों कुछ गलियों में उनके समाज के लोगों के साथ अलग व्यवहार होता है। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्होंने शिक्षा को अपना ढाल बनाया। उन्होंने कानून की पढ़ाई करने का फैसला किया। उन्होंने गढ़वाल यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री ली। वकालत की पढ़ाई के दौरान ही चंद्रशेखर ने बाबा साहब अम्बेडकर की किताबों को खोलकर पी लिया था। उन्हें समझ आ गया था कि कानून वह चाबी है जिससे गुलामी की बेड़ियां काटी जा सकती हैं। वकालत शुरू करते ही उन्होंने देखा कि अदालतों में इंसाफ महंगा है। गरीब और दलित समाज के लोग वकीलों की फीस नहीं भर पाते और छोटे छोटे केसों में सालों जेल में सड़ते रहते हैं। यहीं से चंद्रशेखर के भीतर का कार्यकर्ता जागने लगा। वे अक्सर बिना फीस लिए केस लड़ते, लेकिन उन्हें जल्दी एहसास हो गया कि एक वकील के तौर पर वे सिर्फ एक व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, पर अगर पूरे समाज को बदलना है तो एक संगठन की ज़रूरत होगी। इसी दौरान उनके पिता की तबीयत खराब हुई। उनके पिता ने मरते समय चंद्रशेखर से एक बात कही थी जो उनके जीवन का मंत्र बन गया, समाज का कर्ज चुकाना है। पिता के निधन के बाद चंद्रशेखर पूरी तरह बदल गए। अब वे सिर्फ एक वकील नहीं थे, वे एक ऐसे तूफान की तैयारी कर रहे थे जो आने वाले वक्त में यूपी की राजनीति की नींव हिलाने वाला था। साल 2015, सहारनपुर की तपती दोपहर में एक युवक अपनी नीली साइकिल पर सवार होकर गांव-गांव घूम रहा था। यह चंद्रशेखर थे। उनके साथ थे उनके सबसे भरोसेमंद साथी विनय रतन सिंह। दोनों के मन में एक टीस थी, किताबों से दूर होते दलित बच्चे और हक के लिए तरसता समाज। इसी सोच ने जन्म दिया भीम आर्मी भारत एकता मिशन। शुरुआत में यह कोई राजनीतिक दल नहीं था, यह एक सामाजिक मिशन था। चंद्रशेखर ने अपनी वकालत की कमाई और साथियों के सहयोग से गांव-गांव में भीम आर्मी पाठशालाएं शुरू की। उनका नारा साफ था, हाथ में कलम और दिल में नीली क्रांति। लेकिन असली विस्फोट होना अभी बाकी था।
सहारनपुर के धड़कौली गांव के बाहर एक बोर्ड लगाया गया जिस पर लिखा था द ग्रेट। इस एक बोर्ड ने सदियों से चले आ रहे सामाजिक ढांचे को हिलाकर रख दिया। स्थानीय प्रशासन और स्वर्ण समाज ने इसे चुनौती माना। बोर्ड को हटाया गया, काली पोती गई, लेकिन चंद्रशेखर डटे रहे। उन्होंने कहा, अगर अपनी पहचान पर गर्व करना अपराध है तो हम यह अपराध बार बार करेंगे। इस घटना ने चंद्रशेखर को रातों रात उत्तर प्रदेश के दलित युवाओं का पोस्टर बॉय बना दिया। यही वह दौर था जब चंद्रशेखर के नाम के साथ एक रहस्यमय शब्द जुड़ा, रावण। लोग पूछने लगे, एक अम्बेडकरवादी खुद को रावण क्यों कह रहा है? चंद्रशेखर का तर्क गहरा था। उन्होंने कहा कि रावण एक प्रकांड विद्वान था और उसने अपनी बहन के सम्मान के लिए साम्राज्य को दांव पर लगा दिया था। वे इस नाम के जरिए अन्याय के खिलाफ विद्रोह का संदेश देना चाहते थे, लेकिन मई 2017 में हालात बेहद खराब हो गए। सहारनपुर के सब्बीरपुर गांव में महाराणा प्रताप की शोभा यात्रा को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष हुआ। दलितों के दर्जनों घर फूंक दिए गए। पुलिस प्रशासन पर पक्षपात के आरोप लगे। चंद्रशेखर खामोश नहीं रहे। उन्होंने जंतर मंतर पर एक विशाल रैली का आह्वान किया। पुलिस ने इजाजत नहीं दी, फिर भी हजारों की भीड़ नीली टोपियां पहने दिल्ली की सड़कों पर उतर आई। यह चंद्रशेखर की पहली बड़ी ताकत का प्रदर्शन था। सरकार की नज़रों में वह अब एक बागी बन चुके थे। प्रशासन ने उन पर एनएसए रासुका लगा दिया, एक ऐसा कानून जो आमतौर पर आतंकवादियों पर लगता है। उन्हें जेल भेज दिया गया। महीनों तक वे सलाखों के पीछे रहे, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में भीम आर्मी का नाम घर घर तक पहुंच चुका था। सितंबर 2018 की एक आधी रात को चंद्रशेखर को रिहा किया गया। जेल से बाहर आते ही उन्होंने घोषणा की, संघर्ष अब और बड़ा होगा। उन्होंने महसूस किया कि बिना राजनीतिक सत्ता के समाज का भला नहीं हो सकता। 15 मार्च 2020 को नोएडा में उन्होंने आजाद समाज पार्टी काशीराम का ऐलान किया। यह सीधे तौर पर बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के विकल्प के रूप में देखा गया। उन्होंने हाथरस की बेटी के लिए लड़ाई लड़ी, किसान आंदोलन में गाजीपुर बॉर्डर पर डटे रहे और सीएए एनआरसी के खिलाफ जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर संविधान की प्रस्तावना पड़ी, पर रास्ता कांटों भरा था। 28 जून 2023 को देवबंद में उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं। एक गोली उनके पेट को छूती हुई निकल गई। जानलेवा हमले के बाद अस्पताल के बेड से उन्होंने जो पहली बात कही वो उनके इरादे जाहिर करने के लिए काफी थी। मैं डरा नहीं हूं, मैं लड़ूंगा। साल 2024 का लोकसभा चुनाव। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े बड़े दिग्गजों की साख दांव पर थी। एक तरफ सत्ताधारी एनडीए गठबंधन था, दूसरी तरफ विपक्ष का इंडिया गठबंधन। चंद्रशेखर ने दोनों से हाथ मिलाना चाहा, लेकिन बात नहीं बनी। बड़े दलों को लगा कि शायद यह युवक अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि उसे साथ लिया जाए, लेकिन चंद्रशेखर ने हार नहीं मानी। उन्होंने उत्तर प्रदेश की नगीना सीट चुनी। बिना किसी बड़े स्टार प्रचारक के, बिना किसी भारी भरकम फंड के उन्होंने अपना चुनाव प्रचार शुरू किया। वे हर गांव गए, हर चौपाल पर बैठे और लोगों से कहा, मुझे आपका वोट नहीं, आपका साथ चाहिए, ताकि मैं आपकी आवाज़ दिल्ली में उठा सकूं। चुनाव के दिन नगीना की जनता ने जो किया उसने इतिहास रच दिया। 4 जून 2024 को जब नतीजे आए तो चंद्रशेखर आज़ाद ने भाजपा, सपा और बसपा तीनों के उम्मीदवारों को बड़े अंतर से हरा दिया।
1,51,000 से ज़्यादा वोटों की जीत ने यह साबित कर दिया कि अब दलित राजनीति का केंद्र बदल चुका है। जब वे संसद पहुंचे तो उनकी नीली पगड़ी और हाथ में संविधान की किताब देखकर दुनिया ने जान लिया कि टाइम 100 नेक्स्ट में उनका नाम क्यों शामिल था। उनकी जीत केवल एक सीट की जीत नहीं थी, यह उस सोच की जीत थी जो कहती है कि संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता। संसद के अपने पहले ही भाषण में चंद्रशेखर ने साफ कर दिया कि वे सिर्फ बैठने नहीं आए हैं। उन्होंने शिक्षा, बेरोजगारी और पिछड़ों के हक की बात की। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि चंद्रशेखर का भविष्य क्या है। आज उत्तर प्रदेश में मायावती की बहुजन समाज पार्टी बीएसपी का ग्राफ नीचे जा रहा है। ऐसे में करोड़ों दलित युवाओं की नज़रें चंद्रशेखर पर टिकी हैं। क्या वे काशीराम के उस अधूरे सपने को पूरा कर पाएंगे जो सत्ता को बहुजन के हाथ में देखना चाहते थे? चुनौतियां बहुत हैं, उन पर लगातार हमले होते हैं, उन्हें कट्टरपंथी दिखाने की कोशिश होती है और बड़े राजनीतिक दल उन्हें रोकने के लिए एकजुट हो जाते हैं। लेकिन चंद्रशेखर का विज़न अब बहुजन से सर्वजन की ओर बढ़ रहा है। वे मुसलमानों, पिछड़ों और न्याय चाहने वाले हर इंसान की बात कर रहे हैं। वे जानते हैं कि रास्ता लंबा है, लेकिन जैसा कि वे खुद कहते हैं, हम वो लोग हैं जो समंदर का रास्ता रोकना जानते हैं और हम रुकने वाले नहीं हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा जहां है, तो आप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन सकते हैं। एक वकील, एक बागी, एक कैदी और अब एक सांसद। सफ़र अभी जारी है।